चुनाव में मात्र 13 दिन का वक्त बाकी था और आपने ताव ठोक के कहा मैं प्रयास करूँ कि मेरा टिकट मिले। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए टिकट के लिए? मैंने बीजेपी से भी टिकट मांगा था, उस समय की स्थिति परिस्थिति रही, नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिला टिकट? नहीं मिला। कुछ तो होगा। मेरी जेल यात्रा हुई और वो जेल के वो जो दिन थे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि जो जातीय समीकरण है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग कास्ट है राजपूत कास्ट, उसको लेकर के। और दूसरा, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे कहाँ कमी रह गई कि मिस हो गया? आपकी बात सही है कि कोई एक ही कम्युनिटी से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं जब यूनिवर्सिटी में था उस समय कई सारे मेरे जाट साथी थे जिनका पूरा साथ और सहयोग रहा, और उन्हीं लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भी दिन रात मेहनत उन लोगों ने की। आरक्षण के समर्थक हैं आप? जाहिर सी बात है कि जो हमारे पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए होना चाहिए। कौन वो लोग हो सकते हैं? क्या सचिन पायलट को आप अच्छा नेता मानते हैं? अच्छे नेता है। और अशोक गहलोत को? बहुत बढ़िया नेता है। यार ये यंग वाली चीज़ में ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 50 वाले को यंग कहा जाए या 27 वाले को? जो यंग दिखे उसको यंग कहा जाए। ये आप नेता हो गए हैं। नहीं, बहुत तरीके से कई सारे नेता कंटेंट क्रिएशन की भी भूमिका में जाने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका काम खाने लग गए वो? आप देखते हो ना? हाँ मैं देखता हूँ। क्या देखते हो? जो भी आगे आ जाता है। देखिए जाहिर सी बात है कि आप कोई चीज देखेंगे एक बार, दो बार, चार बार, तो फिर वो चीज आपके सामने आती रहेगी। ओरण गोचर भूमि को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जहाँ पे उस पर सोलर प्लांट बनाने की के लिए ज़मीनें आवंटित भी कर दी गई हैं। देखो पहली चीज तो आपने क्लियर कर दा हूँ कि वो जैसलमेर है वो मारो है। मार बडेरा एथ माथा दीना, माथा देना समझो, बलिदान हुआ, ये जगह ना बचाए रखी। सेकंड बेसिक नेसेसिटी जो है वो वाटर की है, पानी पहुंचाने की है, साफ पानी पहुंचाने की है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब तक अपने पुराने उन बावड़ियों को, उन बेरियों को, उन तालाबों को अगर जिंदा नहीं रखोगे तो वर्तमान इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपको पानी नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको देश को मजबूत करना है ना सब, तो उस बॉर्डर के गांवों को मजबूत करना होगा, उन बॉर्डर के लोगों को मजबूत करना होगा, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। बीजेपी में अब दोबारा कभी बात नहीं हुई कि अब तो रख लो? मैं सोरा बैठा लोगों ने पिछमी, हाँ लोगों ने वास्ते काम कर रहे हैं, आगे देखा कहीं वे की करो। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जस्ट पर देख रहे हैं। ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है और आज के जो हमारे मेहमान हैं रविंद्र सिंह भाटी हैं। शिव विधानसभा सीट से आते हैं, एमएलए हैं, एमपी का भी चुनाव लड़ चुके हैं, युवा हैं, मात्र 27 साल के, और 27 सालों में ही इन्होंने अब तक देश के तमाम बड़े नेताओं के जो सुख चैन हैं, जो उनके सपने हैं, जिसमें वो शायद उस जगह से सांसद और विधायक बनने की ख्वाहिश रखते थे, उनके सपनों को भी तोड़ा है। तो आज आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जोरदार। कैसा रहा आपका आज का पूरा दिन? बहुत ही बढ़िया रहा, और आज शारदा जी के साथ बैठा हूँ तो और ही बढ़िया। कहाँ से शुरू किया जाए बताइए? जहाँ से आपको ठीक लगे। छात्र जीवन से आपकी शुरुआत हुई है जी, और एक हॉस्टल है नंबर 3, उसमें एक हॉल है नंबर 9। उल्टा तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ। उसका बड़ा नाम है। तो शुरुआत मैं वहाँ से करता हूँ कि चुनाव में मात्र 13 दिन का वक्त बाकी था और आपने ताव ठोक के कहा, वो भी अपनी जांग पे ताव ठोक के कहा कि मात्र 13 दिन रह गए हैं। और ये चुनाव कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे की कुछ कहानी बताइए। देखिए, चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता, सभी साथी जब एकजुट होकर मेहनत करते हैं, तमाम लोग सारे समुदायों को साथ में लेके, सभी 36 कौम को साथ में लेके जो लड़ता है, तो निश्चित रूप से विजयश्री आपको मिलती है। तो ये भी जो चुनाव था, जो छात्र संघ का चुनाव था, ये रविंद्र का चुनाव नहीं था, वो तमाम युवाओं का चुनाव था जिन्होंने एक भरोसा अपने छोटे भाई पे जताया था। तो जाहिर सी बात है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के तमाम साथियों ने खुद का चुनाव समझते हुए चुनाव लड़ा और 57 साल के इतिहास में एक निर्दलीय पे भरोसा जताया। लेकिन वो उस समय का क्या मतलब, मैं मनोदशा समझना चाहता हूँ जिस दौरान आप खड़े हुए और आपने ताव ठोक के बोला, क्या दिमाग में आ रहा था कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि ये जो ऑडियंस है, जो आपके दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपके प्रति भरोसा जताएं? सरदा जी, एक चीज़ तो बहुत हूँ राजस्थानी बोलिया करा, और मना लगे कि थाना समझ में भी आती, उसे हूँ राजस्थानी रो बहुत बड़ो सपोर्टर भी हाँ।
और हूँ आज कोशिश करीस कि हूँ हिंदी में न कहाँ पर भेड़ी भेड़ी हूँ हमारी भी बात रखी। कोई भी चीज़ है ना साहब, कोई भी भाषण हुए अपन लगे कि साहब स्क्रिप्टेड है, पर जो वो आवाज़ हती या वो भाषण कह सको या वो चीज़ां हती वो हियों निकली उड़ी एक आग हती। तमाम साथियाँ मारे माते भरोसो जतायो, मैं प्रयास करियो कि मना टिकट मिले, परिस्थिति एड़ी रही जिक्र कारण मना टिकट को नहीं मिल पायो। मैं मारे भाइयों कने गयो, मारे साथियों को गयो, 36 कौम रहो जितना भी तमाम साथी था, हूँ सब कहो कि थे आगे यार चुनाव लड़ो, सारी मेहनत मैं सब करा। तो उहाँ ना देखा ने जब उहाँ आंखा ने भी एक चमक देखा तो निश्चित रूप से मीना माना भी एक जोश और नई ऊर्जा मिले। तो वहाँ वो टाइम दावो करो कि सब गिनती रहा 13 दिन रहा, एड़ी चोटी रो जोर लगा हाँ और छाती ठोके चुनाव जीत पता। तो ए जो हिम्मत मिली है साहब तमाम हुआ भाइयाँ ना देखा, तमाम हुआ साथियाँ ना देखा, 36 कौम रहा वो युवा जो आंख ने मीना एक अलग चमक ले रहा उहाँ ना देखिए जदे माना ताकत। लेकिन आप तो जब आए थे पहली बार वहाँ पे अपनी शिक्षा के लिए, क्या उस समय तय था कि हाँ चुनाव लड़ना है? क्योंकि जहाँ तक मैं आपके कुछ पुराने दोस्तों से बातचीत कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि वो तो नौकरी में जाने वाला था। बिल्कुल। मैं 2013 में ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो, 2019 में मैं चुनाव लड़ियो और ये दौरान मैं हमारी लॉ कंप्लीट करी। लॉ कंप्लीट करने के बाद में लॉ करने के दौर भी मैं सोचो कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, बस थोड़ा दिन बाद लगे कि मैं आरजे से तैयारी कर लूँ, क्योंकि मारो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं है। हमारे पिताजी भी अध्यापक है, शिक्षक है, तो जाहिर सी बात है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ना कोई आए और जोधपुर यूनिवर्सिटी जेड़ो कोई यूनिवर्सिटी रो चुनाव लड़नू कदे कोई सपना में ना भी सोच कौन सके, और मैं भी कदे सोचू को नहीं। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी और सब साथी संगियाँ रो सबारो साथ सहयोग रहो, युवाओं रो साथ रहो और चुनाव लड़न रो मौको मिले। लेकिन आप शुरू से चुनाव में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मैनेजमेंट करते थे आप चुनाव का। मुझे याद है 2015 में आनंद सिंह राठौर ने चुनाव लड़ा था, उसका पूरा मैनेजमेंट आपने संभाला था। मैंने पूरा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मैं कार्यकर्ता। और 2016 रे मीना भाई कुणाल सिंह जी चुनाव लड़िया, 2014 में स्वर्गीय भूम सिंह जी चुनाव लड़िया। तो हर बार मैं लोग कार्यकर्ता रे रूप में मीना लागेड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद हर बार टिकट दियो और एक कार्यकर्ता रे रूप में मीना वहाँ काम करियो। तो आपको क्यों नहीं टिकट मिला? मेरा कई सारा कारण हुए, बताइए। वो टाइम हो सके वहाँ ना फिट कैंडिडेट रूप में मीना नहीं दिखो वहाँ, या हो सके वहाँ स्थिति परिस्थिति कहीं और अलग रही हुए। टिकट मिलनू नहीं मिलनू ए तो उमर माथे तय करे। वहाँ लोग तो मारो पूरा प्रयास करियो कि करी करे माने टिकट मिले, क्योंकि कदे कोई इंडिपेंडेंट जीत्यो को नहीं हो हमारी यूनिवर्सिटी में। और जगह के भाई कने मैं जाता हो तो सारा ही कहता कि साहब बिना टिकट रखी कर आप चुनाव जीतो। तो जाहिर सी बात है कि टिकट वास्ते प्रयास खूब कराया पर वो टाइम मिल कौन पायो। ठीक, लेकिन जो 9 नंबर हॉल है उसका एक हमेशा कहा जाता है कि राजनीति के केंद्र में एक मजबूत स्थिति थी उसकी, उस कॉलेज में लगभग टाइम 9 नंबर हॉल से ही लोग अध्यक्ष बनते रहे। आप भी वहाँ से थे, लेकिन जब कैंडिडेट का चुनाव हो रहा था तो कहीं बाहर से कैंडिडेट कोई लाके अगर वहाँ पे रख रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि आप लोगों को पसंद नहीं आया था। देखो साहब, पहली चीज़ तो 9 नंबर हॉल के बारे में बतानी चाहूँ कि हमारा बड़ा भाई है, खूब सारा बड़ा साथी है, जिकारी बदौलत मैं आज अठे बैठी हूँ। और वहाँ सब भाइयाँ, चाहे आप हॉस्टल से बात करो, अलग अलग इंस्टीट्यूट में रहने वाला जितना भी साथी है, या अलग अलग कैंपस रे मीना जितना भी भाई था, वहाँ सबारे साथ और सहयोग की बदौलत मैं लोग अठे तक पहुँच पाया। और युवा साथियाँ ना जदे कोई बाहर लो आदमी, खैर मैं बाहर ला तो को नहीं कह सका, पर जो भाई ABVP में चुनाव लड़िया वो भी ठीक है, पुरानी बातें आती निकल गई, हमें वो आप रो काम कर रहा है, मैं मारो काम कर रही हूँ। पर वो टाइम स्थिति एड़ी थी कि वहाँ दोया ना आमा सामा चुनाव लड़ना पड़ो। सब आपो आप री दौड़ दौड़े, वहाँ आप री दौड़ दौड़ी, मैं मारी दौड़ दौड़ी। जाहिर सी बात है कि जब टिकट को नहीं मिलो तो एक मन रे मीना पीड़ा तो आती, और ना सिर्फ मारे बल्कि पश्चिमी राजस्थान ये सब बड़ी यूनिवर्सिटी रहा, हर छात्र मन में आते कि सब जब एक मजबूत कैंडिडेट था मिलो हो तो आप टिकट क्यों कौन दी। वहाँ लोग हर बार प्रयास करियो कि मैं छात्रा की आवाज़ ना मजबूती में राख पाऊँ। देखो मैं खुद भी साहब ग्रामीण परिवेश में निकल रहा हूँ, मारो गाँव वो यूनिवर्सिटी हूँ 400 किलोमीटर दूर है, वे बॉर्डर माथा है वहाँ धोरा रे बीच में,
वो तो हम निकल रेती तक आयो और मैं खुद जदे वो तमाम चीज़ां तमाम समस्या ना जद देखी नज़दीक में जद मैंने लागो कि यह जितना भी साथी है जो आज रे समय रे मीना केतन केत परेशान होया पड़ा या दर दर ठोकरा खाया पड़ा, तो इं बात ना आगे तक राखने वास्ते अपना मेहनत करनी पड़े, तो मैं लोग प्रयास करता। उस समय एबीवीपी को उस दौरान कौन देख रहा था, क्या विद्यार्थी चल रहा था उस परिषद समय की? एक, मतलब वो जो राजनीति थी एबीवीपी की, जाहिर सी चीज़ है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के एसोसिएशन से चुनाव होते हैं तो स्टेट पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स, हर तरह के लोगों का उसमें एक योगदान होता है। ऊपर से भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको टैकल करने की कोशिश की जाती है। उस दौरान क्या चल रहा था? देखिए, संगठन अपने तरीके से काम करता है, हम लोग हमारे तरीके से काम करते हैं। तो संगठन को जो ठीक लगा संगठन ने किया। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या रही उस समय के लोग बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मैं कैंडिडेट था, 30,000 स्टूडेंट थे, उनके बीच में कैंपेन करना था, और वेस्टर्न राजस्थान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, उन सभी के बीच में अगर कोई सामान्य सिंपल परिवार का अगर कोई आदमी अगर आके चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो हम लोग हमारी मेहनत कर रहे थे उसमें। अब कौन बड़े लोग थे या नहीं थे, ये एक अलग विषय है, पर जाहिर सी बात है कि कोई भी संगठन अपने तरीके से काम करता है, और उन्होंने जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। जानकारी में मुझे मालूम हुआ कि रविंद्र सिंह राणावत वो भी एबीवीपी की विचारधारा शुरू से रखते थे, लेकिन जब चुनाव लड़ना था तो एसएफआई की टिकट लेनी पड़ी उन्हें, और चुनाव जीतकर फिर वापस वो एबीवीपी चले गए थे। जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय के अंदर मैंने पहले भी कहा, कई सारी परिस्थितियां बनती है। सर्वाइवल करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आप मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। उस समय की स्थिति ये थी। वैसे वो विचारधारा विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के साथ में थे, और 12 में जब चुनाव के लिए उन्होंने प्रयास किया तो नहीं मिल पाया, पर चुनाव जीतने के बाद में वो साथ में रहे। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा से उस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में हम सब जुड़े रहे। राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं शारदा जी, मैं अब जनता के बीच में रह के उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र के लिए जो ठीक रहेगा मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करता रहा हूँ। जहाँ लगता है कि साहब यहाँ पे क्षेत्र की जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो वहाँ पे मजबूती के साथ उनकी बात को आगे तक रखते भी हैं, विरोध भी करते हैं, और जहाँ कोई ढंग का काम होता है तो उनकी तारीफ भी हम करते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और वर्तमान में जनता के आशीर्वाद की बदौलत यहाँ पे बैठा हूँ, तो जनता का जो आदेश होता है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने से पहले मैं आपसे आपके जीवन का, यूनिवर्सिटी दौर का कोई एक यादगार अनुभव या किस्सा जो आपको बेहतर लगे, जो आपको याद है, जो आप कभी भूल नहीं सकते अपने जीवन में, वो बताइए। कई सारे किस्से हैं। मैं एक बार मेरी जेल यात्रा हुई। जेल यात्रा का जो मुख्य कारण था वो हमारे जो पेंशनर थे उनको लंबे समय से पेंशन नहीं मिल पा रही थी, वो काफ़ी परेशान थे। दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ जा रहा था, तो वो विरोध करने के लिए सारे पेंशनर एक साथ होके वहाँ जाने वाले थे। वरिष्ठ थे उनमें से, उनका फ़ोन आया कि हम सब विरोध कर रहे हैं, हम सब वहाँ जाएंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अकेले न जाएं, 7, 8, 10 लोग आप हैं, कहीं कुछ हो जाएगा तो मैं साथ में चलता हूँ। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मैं उन सभी के साथ गया। हमने विरोध दर्ज करवाया, बात काफ़ी बड़ी हो गई, हम सभी को जेल भेज दिया गया। मैं जब पहली बार जेल गया और एक दिन रहने के बाद मैं फिर सोचा कि अब जमानत लगा लेते हैं। जो साथ में थे उनसे पूछा कि अब जमानत करवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जो पेंशनर थे, जो हम सभी से वरिष्ठ थे, मोहन सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि जब तक हमें पेंशन नहीं मिल जाती, मेरे तमाम जो लोग आज जो बाहर बैठे हैं उनको सारे अपने हक और वाजिब मांगे जब तक उनकी मानी नहीं जाती तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा साहब, अंदर तो आप साल भर तक बैठे रहो, कोई आपको छुड़ाने तो आएगा नहीं। सही बात। तो आप सोचो कि वो एक डायबिटिक पेशेंट थे और उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, और उनके साथ में मैं पहली बार हंगर स्ट्राइक पे बैठा। वो मेरी पहली और आखिरी हंगर स्ट्राइक थी।
अमूमन कई सारे युवा साथी जो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें, पर साथ ही साथ अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखें। मैं 7 दिन तक भूखा रहा, मुझे आज तक मुझे वो दिन याद है और वो जेल के वो जो दिन थे मैं कभी भूल नहीं सकता। तो कई सारी चीज़ें और भी है, मूवमेंट खूब सारे हुए। ज़मीन का एक प्रकरण था, कई बार लाठीचार्ज हुई यूनिवर्सिटी वाली ज़मीन का। यूनिवर्सिटीज में। हाँ, खूब सारे ऐसे मामले हुए। जब भी प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात आती थी तो मजबूती से बात करते थे, विरोध दर्ज करवाते थे। तो वो एक अलग दौर था। युवाओं ने एक इंडिपेंडेंट पे भरोसा जताया था, तो जाहिर सी बात है कि हम पे भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। हमें उनके लिए करना था ताकि अगली बार कोई इंडिपेंडेंट लड़े तो उसे मेहनत नहीं करनी पड़े, वो आराम से सारे लोग विश्वास जता पाए। रविंद्र भाई, अमूमन हम सब जिस परिवेश से आते हैं, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली है, उससे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और घर में भी वही हाल होता है। पिताजी नौकरी कर रहे हैं, माताजी जो हैं बिल्कुल वो हाउसवाइफ हैं। तो बड़ी मेहनत से ना बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। तो जब आपके पिताजी कहना चाह रहे हैं और आपके परिवार बहुत मेहनत से आपको पढ़ा लिखा के वहाँ तक भेज रहे थे, वो क्या चाहते थे आपसे कि आपने क्या वो करना चाहते थे कि वकील बने, बढ़िया सुबह कोर्ट जाए, शाम को वापस घर आए, और बढ़िया से कोई छोटी सी अगर कोई नौकरी भी अगर मिल जाए तो नौकरी कर ले, पर कम से कम ये राजनीति में तो ना ही जाए है। तो पिताजी क्या स्ट्रिक्ट वाले थे या नॉर्मल बातचीत सुन लेते मेरे थे? पिताजी पीटीआई थे, आज भी हैं, पीटीआई है, और पीटीआई सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्ट्रिक्ट तो थे ही, पर सहयोग भी उनका पूरा रहा, उनका पूरा आशीर्वाद रहा, जिसकी बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए। तो जब आपने जाके बोला कि देखिए जी ऐसा है कि वकील तो मैं बन जाऊंगा लेकिन वकालत पता नहीं करूं या ना करूं, तो क्या रिएक्शन हुआ? काफ़ी अलग था। और मैंने कहा भी कि ये छात्र संघ की राजनीति है, और सभी का मन है, जो साथ में जो लोग हैं उन सभी ने भरोसा दिलवाया है कि पूरी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगे। बस आप एक बार परमिशन दे दें, एनओसी आपकी मिल जाए तो निश्चित रूप से जाके मेहनत करते हैं। तो उनकी एनओसी मिली और अच्छे से सब चीज़ें हुई। 3 साल आप छात्र संघ अध्यक्ष रह गए, और उसके बाद 2023 में चुनाव ही आ गया। उसका प्रिपरेशन कहाँ से शुरू हुआ कि भाई अब तो इलेक्शन लड़ना है, विधानसभा जाना है? 3 साल तक मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष था तो जोधपुर में और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में रह के हमने काम किया। उसके बाद मैं क्षेत्र में गया। हकीकत ये है कि हमारे क्षेत्र में आज भी उन तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम अभी गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके को, एनसीआर को जब देखते हैं, और दूसरी तरफ हमारे उस क्षेत्र को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे आज भी जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, महिलाएं हैं वो पानी के लिए तरस रही है, बुजुर्ग हैं वो हेल्थ सिस्टम के लिए और अच्छी फैसिलिटी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आगे आया, जनता ने विश्वास जताया। पीछे कोर टीम क्या रही आपकी, जो प्रिपरेशन कराती है, सारी चीज़ें मैनेज करती है, बनाती है? क्योंकि उस समय आपके पास कोई बैकएंड सपोर्ट तो था ही नहीं, ना ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, ना ही आपके पास ऐसा कोई खास मैन पावर हुआ करता था, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंप लगा था आपके ऊपर। तो उस कंडीशन में तो एक 25 साल के नौजवान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल तो होता ही है, बट जो साथी थे उन्होंने खूब मेहनत की। जो विश्वविद्यालय के समय से जो मेरे साथ थे उनका पूरा सहयोग रहा, और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता का तो पूरा आशीर्वाद रहा, जिसकी बदौलत एक इंडिपेंडेंट विधानसभा तक पहुंच पाया। तो मेहनत सभी ने की। मुझे लगता है कि सबसे कम मेहनत अगर कोई करने वाला था तो वो मैं था। बाकी सभी लोग जो पर्दे के पीछे हैं उन्होंने खूब मेहनत की। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए टिकट के लिए? बिल्कुल गया था। कौन पार्टियां थीं, क्या वादे? मैं क्योंकि विद्यार्थी परिषद में रहा था और मैंने बीजेपी से भी टिकट मांगा था। उस समय की स्थिति परिस्थिति रही, नहीं मिल पाया। सिर्फ बीजेपी से मांगा था? जी बिल्कुल। और किसी से नहीं? नहीं। मतलब आप हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाली है? निश्चित रूप से। क्यों नहीं मिला टिकट? नहीं मिला। कुछ तो होगा। अब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और
उस समय जो कमेटी जो तय करती है उसको हो सकता है उपयुक्त नहीं लगा हो। इतनी भीड़ कैसे आती थी आपके पूरे प्रेम है कार्यक्रम में? साहब, लोगों का प्रेम है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, जनता का ही तो है सब। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। बिल्कुल आप राजपूत कम्युनिटी से हैं, जी जाट, मुस्लिम, जी खासकर आपके इलाके में अगर शिव विधानसभा की सीट की बात की जाए या फिर बाड़मेर लोकसभा की बात की जाए तो खाली राजपूत वोट बैंक से आप जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके की एक तो मैं उस इलाके में कभी गया नहीं हूँ, तो एक तो मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि जो जातीय समीकरण है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग कास्ट है, राजपूत कास्ट, उसको लेकर के। और दूसरा, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे कहाँ कमी रह गई कि मिस हो गया? देखिए, आपकी बात सही है कि कोई एक ही कम्युनिटी से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है तो वो 36 कौम के साथ और सहयोग के साथ ही चलता है, तब ही वो आगे सरवाइव कर पाता है। और निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि सभी को साथ में लेके चलें। विश्वविद्यालय के समय में जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और 3 साल का कार्यकाल जब हमें मिला तो हमने हर संभव प्रयास किया कि हम 36 कम्युनिटी को एक साथ लेके चल पाएँ और पूरे तरीके से चले, जिसका फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें मिला। तमाम कम्युनिटीज़ ने पूरा साथ और सहयोग दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था उस समय कई सारे मेरे जाट साथी थे जिनका पूरा साथ और सहयोग रहा, और उन्हीं लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भी दिन रात मेहनत उन लोगों ने की। तो 36 कम्युनिटी का पूरा साथ और सहयोग हमेशा मिला है। रही बात पार्लियामेंट चुनाव की, तो पार्लियामेंट चुनाव में 6 लाख वोट मुझे मिले, 5,85,000, 5.6 के आसपास। तो सभी लोगों ने, 36 कौम ने खूब सारा वोट मुझे दिया, खूब सारा आशीर्वाद मुझे लोगों ने दिया। आशीर्वाद में कोई कमी नहीं थी। हो सकता है कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, वो चुनाव नहीं निकाल पाए, पर मुझे इतने लोगों का साथ और स्नेह मिला और मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिसने वोट दिए उनका भगवान भला करे, जिसने नहीं दिए वो अगली बार दे दे। पहली बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ये साफ साफ दिखाई दिया कि एक युवा आके चुनाव लड़ रहा है और उसने सारी जातीय समीकरण को, जो राजनीतिक रूप से कही जाती हैं कि इसके और इसके बिना ये नहीं हो सकता, उन सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। वो आपका एक चुनाव था। और दूसरी बार जब आप लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो वो एक छोटा सा मिस्टेक, असल में क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी का बैनर आपके साथ होता तो वो चुनाव कहीं ना कहीं आप निकाल ले गए होते? अब जो बात बीत गई उसकी ज़्यादा चर्चा करने में मुझे कोई लगता नहीं है कि कुछ सार रहेगा, पर सभी का साथ खूब सारा मुझे मिला। और कमी अगर कहीं रही होगी तो मेरी मेहनत में रही होगी, लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। आरक्षण के समर्थक हैं आप? जाहिर सी बात है कि जो हमारे पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए होना चाहिए। आपके लिए कौन से वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, वंचित हैं? जाहिर सी बात है कि आप जब ग्रामीण परिवेश में जाएंगे वहाँ पर आपको खूब भाई ऐसे मिलेंगे जो आज भी मुख्य धारा से काफ़ी दूर है। तो उन सभी को उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपने विधानसभा घेराव किया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? विधानसभा घेराव के अंदर जो हमारी फीस जो समायोजित करनी थी, उसके लिए उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम आने वाले साल में उन फीस को पूरी तरीके से समायोजित करेंगे और आगे से जब भी ऐसी कोई अगर घटना हो, जैसे कोविड का टाइम जो आया था, जब अवैध तरीके से जो वसूली हो रही थी, भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पाबंद किया जाए। जी, क्या हुआ? पूरे तरीके से पाबंद भी हुआ और साथ ही साथ जो फीस समायोजित थी वो उस समय समायोजित हुई। राजस्थान के वो कौन से नेता हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? नाम मैं लूँ या आप ही लीजिए। आप ही लीजिए।
सभी लोग प्रभावित करते हैं, सब बढ़िया है, अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। कौन वो लोग हो सकते हैं? क्या सचिन पायलट को आप अच्छा नेता मानते हैं? अच्छे नेता हैं, और अशोक गहलोत को? बहुत बढ़िया नेता है। गहलोत साहब हमारे मारवाड़ के हैं, पायलट साहब बहुत यंग है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। यार ये यंग वाली चीज़ में ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 50 वाले को यंग कहा जाए या 27 वाले को? जो यंग दिखे उसको यंग कहा जाए। ये आप नेता हो गए हैं? नहीं, नहीं हो गए हैं, क्योंकि आप जो सवालों को घुमा के बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। अच्छा ये बताइए, 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं आपके जी। इस समय? ऑलमोस्ट राजस्थान के अगर नेताओं का प्रोफाइल देखा जाए तो आप टॉप पे ही नज़र आएंगे। सचिन पायलट साहब को और उन लोगों को छोड़ दिया जाता, वैसे मैंने देखा नहीं उनका। वीडियो बड़े वायरल होते हैं और आजकल राजनीति में नेताओं को अगर देखा जाए तो बहुत तरीके से कई सारे नेता कंटेंट क्रिएशन की भी भूमिका में जाने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका काम खाने लग गए वो? नहीं, मैं तो आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके वीडियो भी काफ़ी वायरल होते हैं? क्या आप जानबूझ के कुछ ऐसा चीज़ करते हैं कि वो वीडियो वायरल हो, या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या है इसका माजरा? मुझे भी समझ नहीं आया। जो भाई हैं जो सब चीज़ें मेंटेन करते हैं उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। कोई ऐसी वीडियो या मीम जो आपके ऊपर किसी ने बनाया हो जिसको देख के आपको लगा कि यार ये क्या ही, मतलब खुद ही हंस रहे हैं? आता है कभी कभी? बनाने वाले बनाते भी होंगे, पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ विशेष देखा नहीं है। रील देखते हैं? हाँ, हर कोई यूथ देखता है रात को सोने से पहले, तो मतलब हर कोई, मुझे नहीं लगता। आप देखते होंगे फ़ोन, तो ट्विटर तो पूरा ही देखते होंगे। मुझे आप एक बात बताइए, अभी का जो युवा है ना, वो आइडियली कम से कम 5-6 घंटे फ़ोन पे, इंस्टाग्राम के रील पे गुजार देता है। स्क्रीन टाइम उसका है। स्क्रीन टाइम खाली रील का हो रहा है। हो सकता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखने में बुराई नहीं है, पर ज़्यादा भी नहीं। आप देखते हो ना? हाँ, मैं देखता हूँ। क्या देखते हो? जो भी आगे आ जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप कोई चीज़ देखेंगे एक बार, 2 बार, 4 बार, तो फिर वो चीज़ आपके सामने आती रहेगी। ये एक पूरा सिस्टम है। सही बात है। तो आप विधायक हैं शिव विधानसभा से, जी, बाड़मेर का एक इलाका। बिल्कुल। आप जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं, मेरा है जैसलमेर। और आप जाते हैं वहाँ पे और जाके ओरण गोचर भूमि को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जहाँ पे उस पर सोलर प्लांट बनाने की के लिए ज़मीनें आवंटित भी कर दी गई हैं, उसका पूरा विरोध क्या है? और क्या आप लोग, अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है खाली ज़मीन पे, तो उससे समस्या क्या है? देखो, पहली चीज़ तो आपने क्लियर कर दा कि वो जैसलमेर है, वो मारो है। मार बडेरा एथ माथा दीना, माथा देणु समझो आप, बलिदान हुआ, ये जगह ना बचाए रखी। मैं कई बार पहल भी कही है कि आप कोई क्षेत्र ना असेंबली वाइज को नहीं डिवाइड कर सको। ये तमाम लोग, जितना भी जैसलमेर लोग है, ये हमारा लोग है, सेवरा लोग है, ये हमेशा हमारे वास्ते प्राथमिकता रही है, जीवन रमीना चाहे केत भी जाऊँ। और जिकी ओरणरी बात आप कर रहे हो, वो ओरण बचाउण रे वास्ते कई सारा महापुरुष हुआ है, देवता हुआ है, जिका आप माथा दिया। आप देख क्या उसे कि बाबूजी महाराज हुआ, चाहे तेजा जी हुआ, चाहे हड़बू जी हुआ, चाहे पनराज जी हुआ, और न जाने कितना असंख्यक महारा देवता उसे जिका माथा दिया ये वास्ते, कुर्बानियां दीनी, बलिदान दीनो। आज उहे जमीन ना, जिको आज आपने खाली जमीन देखी जे, उहे ना हमारी ओरण कही जे, उहे ओरण ना हिंदी रे मीना अरण्य कहवे। अरण्य मतलब देवभूमि। ओ देवभूमि जिके ना मैं पूजा करा, आज जदे उहे ना खाली जमीन रे नाम रे माथे मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे तरीके में ना जद कब्जे में ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो देवभूमि ना बचाने वास्ते में प्रयास कर रहे हैं। और देवभूमि क्योंकि साहब वो देवभूमि रे मीना कोई आदमी लकड़ी रो टुकड़ो तक को नहीं ले रहा घरे, पूजा करया करे उही री। तो उहे जमीन ना जद मल्टीनेशनल कंपनीज कब्जे में लेती, तो वहाँ विरोध करियो। वहाँ उन्होंने कहो कि ए ओरनरी जो जमीन है आप ये ना छोड़ो, और ये अलावा जो जमीन है उरे माथे आप काम करो। मैं डेवलपमेंट रे अगेंस्ट में को नहीं, पर विकास रे नाम माथे जो विनाश कर रहा है, मैं उनके खिलाफ हूँ। शिव विधानसभा आपका, जहाँ से आप अभी चुने हुए विधायक हैं, वहाँ पे हालात क्या हैं सर? बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है कि 80% से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो आज भी बेहाल हैं। पानी की किल्लत तो उस इलाके में भरपूर है, पूरे मारवाड़ में।
कोयला खदानों की समस्या एक बहुत बड़ी है। 10 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों को, बच्चों को 10-10 किलोमीटर पैदल उन प्रदूषण वाले, धूल उड़ रहा हुआ, कोयला उड़ रहा हुआ ट्रकों के बीच से जाना पड़ता है अपने स्कूल तक। खदानों से प्रदूषण लगातार निकल ही रहा है। 140 प्लस गांव ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है। आप एक विधायक के रूप में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? और अब तो आप वहाँ पे विधायक होने के साथ साथ जिस पार्टी के साथ आपकी विचारधारा जुड़ी हुई है वो पार्टी भी सरकार में है। देखिए, समस्याएं काफ़ी है आज के समय में। वहाँ पर हर दूसरे इंसान को अस्थमा की समस्या है, शिकायत है, या वो उस बीमारी से जूझ रहा है पॉल्यूशन की वजह से। जिन कोयला खदान की बात आपने की, एशिया की सबसे बड़ी ओपन लिग्नाइट माइनिंग हमारे क्षेत्र में होती है। ठीक है। पर जिन गांवों में वो होती है वहाँ पर आज भी डेवलपमेंट के नाम पे एक पत्थर तक नहीं लगा। ये हम सभी के लिए दुख की बात है कि जहाँ एक तरफ सरकार हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे 1 रुपया तक नहीं लगा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं ऑन कैमरा कह सकता हूँ, आने वाले समय में इस क्षेत्र को, इन तमाम गाँवों को मुख्य धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास भी करेंगे और निश्चित रूप से ले आएंगे। साथ ही साथ पानी की बात आपने की। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं मानता हूँ वर्तमान में जल जीवन मिशन और कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, पर हम सभी का प्रयास है कि हम जो भी प्राकृतिक हमारे संसाधन जो थे या जो पुराने संसाधन जो थे उन सभी को हम संरक्षित रखें, मेंटेन रखें, ताकि आने वाले समय में या काल या अकाल के दौर में हम सब पानी की समस्या को लेकर परेशान ना हो। एजुकेशन और हेल्थ की बात, काफ़ी स्थिति विकट है, पर इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, निरंतर प्रयास से क्या होगा? रोड मैप क्या है? मैं बताता हूँ आपको। वर्तमान में हमने एजुकेशन सिस्टम को रीडेवलप करने के लिए, वापस इसको जीवित करने के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अलॉट, लगभग इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट आने वाली है। जहाँ पे भी जो इंफ्रा जो डेवलप करना है हम डेवलप कर रहे हैं। जहाँ पे टीचर्स की कमी है वहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम डिजिटल उनको क्लासरूम और वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं ताकि वो उसके माध्यम से पढ़ सके। एजुकेशन को मुझे डेवलप इसलिए करना है क्योंकि मैं खुद उस अभाव से गुजरा भी हूँ, और जाहिर सी बात है कि मैं उस क्षेत्र से भी आता हूँ। यूनिवर्सिटी में मैं रहा, मेरे पिताजी भी अध्यापक रहे, तो शिक्षा का एक माहौल रहा। और निश्चित रूप से अगर आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप हेल्थ की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का थोड़े दिनों में एक कैंपेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हेल्थ चेकअप और ये जो रूटीन जो उनका वो है वो पूरे तरीके से हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बात कर रहे थे अभी रोड मैप की। हम सब SDG गोल पे किस किस तरीके से किस किस क्षेत्रों को कहाँ कहाँ हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे आगे ला सकते हैं, उसके लिए तमाम MNCs जो हैं उनके CSR और उन सभी के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट एक लिमिट तक काम कर पाएगी। हाउस में या आप गवर्नमेंट के थ्रू जो भी करवाना चाहोगे वो एक लिमिट तक होगा। अगर उससे आगे आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको कॉरपोरेट हाउसेज का और तमाम उन लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा MNCs काम कर रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके CSR से वहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो मैं पहले स्टार्ट करवाऊँ। साथ ही साथ स्किल की एक चीज़ जो, लेकिन बीच में रोक के मैं चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। आप जो ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेसिक चीज़ें ही कर पाती है, लेकिन सरकार के पास स्कूलों का तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो तो बेसिक नहीं है ना। सरकार के पास उस चीज़ के लिए फंड तो होता है। सरकार के पास फंड होता है, पर अब इन्होंने क्या किया, सेकंड बेसिक नेसेसिटी जो है वो वाटर की है,
पानी पहुंचाने की है, साफ पानी पहुंचाने की है। साफ पानी आप पहुंचाएंगे। हकीकत स्थिति ये है कि हमारे वहाँ पे एक एक गांव और एक एक ढाणी के बीच में 10-10 किलोमीटर का गैप है। आपको अगर पानी पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह 10 किलोमीटर, तो आपके पास उस पाइप को चार्ज करने का भी तो पानी होना चाहिए। आप कहाँ से लाओगे? आप कौन से लिफ्ट कैनाल को जोड़ोगे? मैं एक शारदा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब तक अपने पुराने उन बावड़ियों को, उन बेरियों को, उन तालाबों को अगर जिंदा नहीं रखोगे तो वर्तमान इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपको पानी नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं कहता हूँ, मैंने हाउस में भी कहा है। आपको उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम जगहों को, उन तमाम स्रोतों को संरक्षित और मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम उस पर कोई बात नहीं कर रहा। संचयन की व्यवस्था ही नहीं है ना? जितना भी फंड आता है साहब आप ट्यूबवेल बना दो, पर साहब एक पास में जो ट्यूबवेल है जो बन रखा है ऑलरेडी, उसको मेंटेन नहीं साहब। सड़क की मैं बात करूं, आज उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टूटी हुई सड़कें हैं। भारतमाला आप निकाल रहे हैं, आप निकालें, पर कम से कम नॉन पैचिंग और पैचिंग रोडों की सब। हकीकत ये है कि कोई नहीं जाता था कि जो रोड बनी है उसकी QC एक बार क्वालिटी चेक करवा लो, कोई नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो रोड टूटती गई। लोग बेचारे परेशान होकर MLA को आके कहते थे और वो बात वहीं तक दबके रह जाती थी। इस बार मैं जब आपके बीच में दिल्ली बैठा हूँ, मैं उन तमाम लोगों से मिलकर आया जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, जो संबंधित मंत्रालयों के लोग हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा अगर काम करने की ज़रूरत कहीं है तो हमारे उस क्षेत्र में। अगर आपको देश को मजबूत करना है ना सब, तो उस बॉर्डर के गाँवों को मजबूत करना होगा, उन बॉर्डर के लोगों को मजबूत करना होगा, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। हमेशा से अभावों में रहे हमारे लोग, हमेशा से कुछ भी नहीं था, पानी पीने के लिए नहीं था, बरसात होती नहीं थी, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह, ये तो कुछ था ही नहीं। थोड़े साल 2001-2 के आसपास ये रोडें, प्रधानमंत्री रोड ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ग्रामीण सड़क योजना जब आई तो उसके बाद में गांव ढाणियाँ थोड़ी बहुत कनेक्ट हुई। उससे पहले तक तो 4x4 गाड़ियों के बिना तो काम चलता ही नहीं था। आज भी मेरे DNP क्षेत्र में ये स्थिति है, मैं डिनाई नहीं करता, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि है ये स्थिति। और इसके लिए हम लगातार जहाँ पे भी बात रखनी होती है रख भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रयास भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब एक चीज़ है कि गवर्नमेंट, आपने जो बात की, पिछले बजट में 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप हर विधानसभा को, हर विधायक को दिए। वो ही 5 ट्यूबवेल एक शहर की विधानसभा को भी मिला, और वही 5 ट्यूबवेल 200 किलोमीटर लंबी 124 ग्राम पंचायतों वाली उस विधानसभा को मिला। अब आप बताओ कि हम इसमें गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कैसे हम जोड़े, कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते। उनके पास ट्यूबवेल लगाने की जगह नहीं है और हमारे पास ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति होगी। और आपका, मुझे जहाँ तक पता है, देश का दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा है। बिल्कुल। आप विचार करें, अब 5 ट्यूबवेल और 124 ग्राम पंचायत, 610 गांव, आप कहाँ लगाओ। पानी वाले पे मुझे एक चीज़ और आप जोड़ते हुए जाइए, क्योंकि आप उस इलाके से हैं तो आपने शुरू से देखा होगा। ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो के मार्फत से देखते हैं कि एक लाइन में कई महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जा रही हैं, 4-4, 5-5। तो आज वर्तमान स्थिति क्या है कि पानी की आपूर्ति के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी आज भी स्थिति उतनी नहीं है जितनी हम उस समय देखा करते थे। अब उसमें सुधार आया है। इसमें जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया है और जनता के पास भी थोड़ा बहुत पैसा आया है, तो उन्होंने सुविधाएं बना ली। पहले तो क्या था साहब कि टांके तो इक्के दुक्के होते थे, बेरी पे जाओ लाओ, और 8-8, 10-10 वो घड़े ली हुई पनिहारियाँ, फोटो आता था रेगिस्तान का। जब भी कोई फोटो देखता था तो जाहिर सी बात है एक वही फोटो आगे आता था कि साहब वो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब लोगों के पास पैसा आया, लोग मेहनत करने लग गए, मजदूरी करने लग गए, ट्रैक्टर टंकी नवाड़ दे, मारो टांका हुए, आप टांका हुए या कोनी हुए, मैंने को नहीं ठा, क्योंकि सिटी रे मीना तो घरा ऊपर काली टंकियाँ लागोड़ी हुए, उमर टांको तो वही कौन जगह ही को नहीं है। टांका मतलब कुआं ना? नहीं,
टांका मतलब स्टोर, पानी को स्टोर करने अच्छा, के लिए, स्टोरेज, ओके। स्टोरेज के लिए आप जो बनाते हैं, हमारे वहाँ बनते हैं, आज भी बनते हैं। और टांकों की भूमिका एक अलग ही है। आप सोचो कि बरसात के समय में हजारों लीटर पानी वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है और उस पानी से पूरा साल निकाला जाता है। और मेट्रो सिटीज जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं कोई टांका वांका होगा। यहाँ पे तो टंकी है, पानी आएगा सुबह, वो भर जाएगी, सायरन बजेगा, बंद कर देंगे, दैट्स इट। पर वहाँ पे आज भी वो सिस्टम टांकों का है। तो टांके बनने के बाद में जाहिर सी बात है, रेगिस्तान रे मीना पानी घी करती महंगो है, घी से भी महंगा है पानी। ठीक, तो उरे वास्ते लोग 2-3 हज़ार रुपया वो टंकी रद्दे हुए। मैं लोग प्रयास है करा कि जो JJMRE और सारी स्कीम्स जो बन रही है, ये ना मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग रे भेड़ो वहाँ गाँव तक पहुँचाओ। देखो, जो ट्यूबवेल्स देने हैं, जो हेडपम्प्स देने हैं, वो हम लोग देंगे, वो तो हमें देना ही है। अगर हम नहीं देंगे तो 5 साल में ये तो लैप्स होगा। बजट तो जाहिर सी बात है कि बजट तो ख़त्म ही होना है, या तो आप ख़त्म कर दो वरना वहीं रह जाएगा। तो कम से कम उसको यूज़ सही दे। इसके साथ साथ कई सारे NGO जो हैं वो आज पानी पे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ पे गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली के आसपास हर कोई यहाँ पे घूम रहा है कि साहब हम काम कर रहे हैं बैच लगा के। तो मैंने कई सारी जो प्रोमिनेंट जो NGOs है जिनको वाकई काम करना, मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे क्षेत्र में आए, आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ आए और वहाँ काम करें। वाटर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। होता क्या है दादा कि उनको यहाँ तक लेने कोई नहीं आता, बिना बुलाए कोई नहीं जाएगा। अब दिल्ली के आदमी को क्या पड़ी है कि वो सब बाड़मेर या सिव जाके वहाँ पे काम करे। दूसरी चीज़, अगर वो कोई जाकर भी आता है तो विदाउट लोकल सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर पाता, रिजल्ट नहीं मिलता। और बिना रिजल्ट के आदमी मॉरली डाउन होके आ जाता है, अगली बार वो कभी बुलाने पे भी नहीं जाता। तो मैंने इन तमाम यहाँ पे जितनी भी MNCs थी, तमाम जो NGOs थे, जो CSR को करने वाली जो कंपनीज थी, उन सभी को कहा कि आप काम अगर वाकई करना है तो आप मेरे क्षेत्र में आओ। देखो, बाकी कोई भी जितना भी वरिष्ठ लोग है वो शायद हो सके कि NGO में ना तो इत्तेफाक को नहीं रखता, पर NGOs और CSR माथे में विशेष फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स है, क्योंकि सेंट्रल हजारों स्कीम्स निकले, बट वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पावे, एक सच्चाई है। आपसे अभी वर्तमान में बातचीत करने का यही एक बेनिफिट है कि जब आप 5 साल पूरा कर लेंगे तब तो एक सवाल जवाबों का सिलसिला रहता ही है। बिल्कुल। लेकिन आप अभी साल भर से भी कम ही हो रहा है आपको विधायक बने को, और इसमें मैं जितना आपसे जान सकता हूँ ये जान सकता हूँ कि आपका भी एक युवा और नया नज़रिया है अपने इलाके को लेकर के, जिसमें आपने समस्याओं को देखा है। तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो एक तो बॉर्डर वाला आपका गांव है, पानी की ये समस्या तो खैर अभी भी है और न जाने कब तक लगी रहेगी, कितना आप अगले 5 साल में कर पाएंगे, क्योंकि एज अ इंडिपेंडेंट MLA होने के भी कई सारे नुकसान भी होते हैं कि सरकार कितना दे पाएगी, कितना नहीं देगी, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। समटाइम सिस्टम में आप होते हैं तो ज़्यादा चीज़ें मांग लेते हैं, अदरवाइज़ एक बैंड है। तो जो बॉर्डर के गांव में डेवलपमेंट है या बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो आप लोगों को भी दिक्कत करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और सरकार से कितना ट्यूनिंग आपकी बेस्ट है कि आप और भी चीज़ें कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बॉर्डर माथे काम रही आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बॉर्डर मजबूत हुए या बॉर्डर लोग अगर मजबूत हुए, एजुकेटेड हुए, तो मना लगे कि देश की सुरक्षा और बेहतर तरीके में हो सके। कुछ लूफोल्स नज़र आ रहे हैं आपको? एजुकेशन की कमी है। वाइब्रेंट विलेज जैसे जो प्रोग्राम जो चाइना बॉर्डर पे चल रहे हैं, अगर हमारे उस क्षेत्र में चले, पश्चिमी राजस्थान में चले और इंडो पाक के बॉर्डर पे चले, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के गाँवों को अगर मजबूत किया जाए तो निश्चित रूप से ये देश बहुत मजबूत होगा। कमी तो है ही, एजुकेशन नहीं है। आज वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं वो लोग, वो देखो गिनती रहा लोग है जो दिल्ली तक पहुँच पावे। नोएडा और गुड़गांव रे बीच में फर्क बहुत लोगों ने को नहीं ठा है। उन्होंने को नहीं ठा कि साहब नोएडा यूपी में है और गुड़गांव हरियाणा में है, महारे लिखे तो नोएडा और गुड़गांव दिल्ली में है। तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर आप वाकई चाहो कि ये देश सोनेरी चिड़िया बने तो यहाँ टाबरा ना पढ़ाउण बहुत ज़्यादा जरूरत है। उहाँ ना जिया उमर इंटरेस्ट है, उमर स्किल्स ना डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं दावेर बेड़ो कह सकूँ, ऑन कैमरा कह सकूँ कि सबों ज़्यादा अगर क्वालिटी कट है तो हमारे क्षेत्र में, मतलब इतना माइंडेड स्टूडेंट है नेक्स्ट लेवल। बस वो है कि वहाँ ना पॉलिश करनी रही, वहाँ ना ग्रूम करनी ज़रूरत है। आज जो मेट्रो सिटीज़ में बैठा है नहीं लोग साहब, वो थोड़ी थोड़ी बातों में डिप्रेस्ड हो जावे। आप विचार करो वो लोग जो हुआ बिना टावर रहे, बिना नेटवर्क रहे बैठा है, बिना पानी रहे, बिना बिजली रहे, कितना मजबूत लोग उसे। वो डिप्रेशन है ही नहीं वहाँ नहीं है डिप्रेशन सर। अरे डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानते वो लोग। एक पूछा है तो एक दिन नेटवर्क बंद कर दे या एक दिन मोबाइल टावर नेट बंद कर दे तो ये तो बिना पानी री मछली कहाँ कर तड़पे, वहाँ तड़पन लाग जावे। फोन हाथ में ले रहे हो, वाईफाई ढूंढता घूमे। वहाँ ना देखो आज एथ था को सब चीज़ें हैं, सब फैसिलिटी है, वो कहीं नहीं है। मैं चुनाव में जा तो लोगों को वहाँ पहुँचा है इंटरनेट वगैरह सब पहुँच रहा है, धीरे धीरे पहुँच रहा है। हूँ स्टार्टिंग रे मीना पहली बार जा तो जब मैं मैंने पूछे मैं की हाल चाल है तो बढ़िया सुख लगो पयो है, सोरा बैठा। अब हूँ विचार करता हूँ कि साहब देखो एड़ा दोहरा रे मीना आदमी कोई कहे सोरा बैठा वो एक्सेप्ट कर लियो कि माना हित रहना है, पर उमारी आने वाली पीढ़ी ना मुख्य धारा में जोड़न रो काम भी अपन करना है। वाकई क्वालिटी जो है नी वो है। और आप चैनल के माध्यम में जितना भी लोग भी देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूँ कि वाकई आप ना लगे कि माना यंग और मजबूत लोग चाहिए तो बॉर्डर माते आओ, मारे उतरे लोगों ना इतने तक ले रहो, हायर करो। ठीक, अगला फिर से एक पॉलिटिकल सवाल है। दबंग छवि आप बनाना चाहते हैं या अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं अगले 10 सालों में? हूँ काम करना चाहूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आरोप आप पे ये भी लग रहे हैं कि आप कैमरा और जहाँ वीडियोस चल रहे होते हैं वहाँ पे आप अफसरों को धमकाते हैं और हर चीज़ आप वीडियो के सामने ही करना पसंद करते हैं। आदमी रो आप सोचने रो तरीको है, कोई कई सोचे माना वो कहीं पर कौन पड़े। ठीक, मना काम करना है ये क्षेत्र वास्ते, ये क्षेत्र मारो खुद रो है। आज के क्षेत्र में मैं बैठे हूँ वो ना आगे तक ले जाऊँ री जिम्मेदारी माँ सब मोटियारा रही है, माँ सब यूथ रही है। और कहना तो नहीं चाहिए पर जो अधिकारी है जो सही काम नहीं करे वो ना अगर मैं नहीं कहे हाँ तो कौन कहे। बड़ो दोरो लागे जदे वहाँ रो कोई खून पिए, जदे वहाँ गुडाम अवैध वसूलियाँ करे, जहाँ हाँ ओड़ा तो मेरे हाँ जनता वास्ते माना काम करनो, माना डिलीवरी देनी है। तो जहाँ कहो ना कि सब 5 साल बाद वहाँ पे पाछा ईद बैठ और चर्चा करा तो 15-20 साल बाद रे मीना भी माना आने वाली पीढ़ी रे बेड़ो थार मारे जहाँ चर्चा करनी पड़े तो माना बताना पड़े कि माँ की करे। और ये काम रे मामले रे मीना जो बीच में अवरोध पैदा कर है या वो काम ना हो जो को स्पीड जो स्लो कर है तो निश्चित रूप से मीना मैं मारो सख्त रवैया तो बता। विधानसभा फिर से शो पहुंच रहे हैं हम लोग। आप भले भाजपा को लेकर के या बीजेपी की सरकार को लेकर के बचना चाहें या बहुत ज़्यादा मुखर होकर ना बोलें, लेकिन बात ये भी है कि 2023 में आपके जो प्रतिद्वंदी थे भाजपा से स्वरूप सिंह खारा जी, सरकार में जो भी पिछले 1 साल में काम वहाँ पे हो रहा है तो मंत्री लोग और नेता लोग लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिख के कह रहे हैं कि उनकी अनुकंपा पे ये सारे काम हुए हैं। अनुकंपा अलग होता है, अनुकंपा अलग होता है, अनुशंसा कर अनुशंसा अलग होता है। अनुशंसा पे हाँ कहते होंगे नेता, जनता का काम तो करना ही है, चलो मेरे पे करो चाहे उनके करो, किसी पे कर तो लो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी अनदेखी हो रही है? नहीं, अनदेखी किस चीज़ की? हाउस रे मीना मजबूती में बात रख रहे हाँ, लोगों के बीच में हाँ, और जीवन भर रहे हाँ। तो काम आप करवा रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपने, राजनीति रे मीना एक जो कुछ चीज़ मैंने समझ में आई, घणो लंबो एक्सपीरियंस तो को नहीं है था, तो कई सारा लोगों ने इंटरव्यू लिया भी उसे, देखा भी उसे। ये कोई भी चीज़ स्थायी को नहीं है, ना सत्ता स्थायी है, ना दोस्त स्थायी है, ना दुश्मन स्थायी है। राजनीति रे मीना वैचारिक लड़ाइयाँ आप ही होती रहे। आखिर मीना यह चीज़ देखी जाए कि आप जनता ना डिलीवर कितो करियो, आप टेन्योर रे मीना आप कहीं करियो। ठीक, तो आप ना सतत रूप रे मीना जनता रे बीच में रह काम करना। ये तमाम चीज़ें तमाम एड़े समस्याएं आते रहे, पर
बिना कोई विवाद रहे सबाना साथ लेर आगे बढ़ने वास्ते आपने हमेशा प्रयास करना पड़े, धैर्य रखना पड़े। हर दौर आ है, मैं तो दौर देख भी रहा हूँ। पहले भी इंडिपेंडेंट अध्यक्ष तो इंडिपेंडेंट एमएलए लड़िया, इंडिपेंडेंट एमपी लड़िया, धैर्य भी रखना पड़े। और जो भी चीज़ें चल रही है उर माता चिंतन मनन करे, सत्य से कौम ना लेर आगे बढ़ने वास्ते आपने मेहनत भी करनी पड़े। लेकिन सवाल ये भी है कि 1 साल के भीतर आप मात्र अब तक 80 लाख रुपए का विकास कार्य करवा पाए अपने विधानसभा में, और जानने वाले ये कहते हैं कि अब तक उस विधानसभा से आने वाले किसी भी विधायक का सबसे कम बजट है जो अब तक खर्च हुआ है। देखो एक चीज़ बताऊँ आपने, डीएमएफटी है, सीएसआर है, एनजीओ मदमीना है, या बाकी जितनी भी एमएनसीज है उमर सहयोग में है, वो सब ज़्यादा माना लगवाणु है। ए फंड जो है खर्च तो करना ही है। देखो 5 साल महीना भी खर्च तो करना ही है, पर प्रॉपर जगह पे खर्च करा। एक तो वह कि साहब कोई सपोर्टर है वो न थे होल बना दे दो, और एक काम है कि जिकी जगह वाकई ज़रूरत है वो आप वही जगह खर्च करो। तो आपके यहाँ तो हर जगह सिर्फ ज़रूरत ही ज़रूरत है। मैं बताऊँ आपने, पर वी वेल प्लान तरीके में कई सारे चीज़ें हैं जो प्रोसेस में है, कई सारे सैंक्शंस है जो कारो अबार तक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन हाल तक निकली को नहीं है। वो हो सके ये मेरा अकाउंट को नहीं हुआ, काफ़ी अमाउंट जो है वो माँ डिस्ट्रीब्यूट करियो भी है। ठीक है, वो टाइम जब सर्वे हुओ वो टाइम उन ही काउंट करे यहाँ जिकारो फाइनेंस सेक्शन या फाइनेंस एफएस जिकारी निकली थी वो ना यहाँ काउंट करियो, बाकी आनंद को नहीं है। खर्च तो करना ही है निश्चित रूप में भी ना करा। ठीक है, आप लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्र के मुद्दों पर काम कर रहे हैं, अपनी विधानसभा के इतर भी। तो वहाँ के जो राजनीतिक जानकार हैं वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या अभी से तैयारी 2029 के लोकसभा की कर रहे हैं आप? देखो वो तो जनता रे हाथ में है। मैं तो पार्लियामेंट चुनाव नहीं, आपकी भी तो ख्वाहिश है ना। मैं बताऊँ आप, खुद का एक एम्बिशंस होता है कि नहीं होता, हर नेता का होता है। बिल्कुल मत रखो, चुपचाप लोगों के बीच में रह काम करो, बारी अपने आप जनता आप न देवेला। और घनी जो तैयारियां करी तो घनी तैयारी करने वाला हाल तक वो तैयारी कर रहा है, लड़ी को नहीं पाया। तो यहाँ है कि थे लोगों के बीच में ना रह काम करो, मौको है जो था ना जनता देवेला, जनता जो को ठीक लगे वो जनता करेला। मैं हाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोगों में 6 लाख वोट दिया है, वहाँ मैं मातो विश्वास जतायो है, तो निश्चित रूप में मीना उहाँ ना जेद के भी जरूरत रही, उहाँ वास्ते में खड़ा रहा। और भविष्य रे मीना की उसे क्या नहीं ठाकू ना था ना ठाए ना मैंने ठाए, वो तो मारो कर्म करा पड़ो, फल री इच्छा कदे करी को नहीं, ईश्वर ना ठीक लागे उठम फल दे दे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2029 का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वर्तमान में ना एडो कहीं को नहीं है, काम कर रहे हैं, जनता मौको दियो है, शिवरी जनता मैंने विधायक बनाए हुए, मेरे वास्ते रात दिन मेहनत कर रहा। और साथ ही साथ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता जो तो प्रेम दिनों एक अकेले लड़कर माथे तो विश्वास जताए हुए, तो उन्होंने जेद की जरूरत रही उमर वास्ते खड़ा रहे। बाकी भविष्य में ना चुनाव रोकाई उसे की नहीं, उसे मुझे लगे वो बहुत ज़्यादा जल्दी है भविष्य के गर्भ में। ठीक है, आपके विचार 5 लोगों के नाम पे ले लेता हूँ। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, नरेंद्र मोदी मजबूत लीडर हैं, देश के ग्लोबल लीडर हैं, जेपी नड्डा अच्छा कर रहे हैं, अशोक गहलोत बढ़िया कर रहे हैं, सचिन पायलट युवा हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1 साल पूरा हुआ है। कितने नंबर देंगे आप 1 साल में? पूरे नंबर देंगे। मारे मैं दिल्ली रे मीना बैठूँ, राजस्थान रे मुख्यमंत्री कोई बात करे तो मैं तो 100 दे हाँ, और मैं तो ए कि हाँ कि साहब बाकी वाला मुख्यमंत्री कहीं करियो नहीं करियो, वहाँ वाला मुख्यमंत्री बढ़िया कर रहा है। अशोक गहलोत ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया करियो साहब, मारवाड़ रा आदमी है, हमारी यूनिवर्सिटी में निकलियोड़ा, हमारा वरिष्ठ है, बढ़िया करियो। आपका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भविष्य को लेकर के न सिर्फ आपके इकलौते विधानसभा, पूरे राजस्थान के स्तर पे जो कुछ 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी हो तो उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी? देखिए जमानो हमें स्टार्टअप रो है, एंटरप्रेन्योरशिप रो है, एआई रो है, यहाँ तमाम चीज़ों माथे काम करने की जरूरत है। माना पहले को तो नो बैग फ्री, स्कूल ज़्यादा के सब बैग कम करो, वाकई ज़रूरत है हमें बैग कम करो।
और आदमी जो क्वालिटी है वो ना आगे लाओ ताकि वो काम कर सके। यहाँ पे आज बात कर रहे हैं हाँ अपने पड़ोसी देशा रही, यहाँ पे बात करना चाइना रही कि हर एक मार्केट में ना और कब्जो है सब क्वालिटी तो अपन को ज़्यादा है कब्जो वहाँ पे और बढ़िया तरीके में कर सकें। पर ज़रूरत है कि अपनी जो यूथ है वो स्किल ना पहचाने। शारदा जी ने वो है ना कहदा कि साहब थे जार थे राजनीति करो और मैं ना कोई कहे कि साहब थे पत्रकारिता करो तो को नहीं हो पावेला। तो जिकेरी जेडी स्किल है वो ना वो तरीके में ना प्रमोट करने की ज़रूरत है। वो ना हमें मड धक्को दे कोई चीज़ में ना घातनी तो स्किल ना पहचान वास्ते स्टार्टअप और ये ना प्रमोट करने की ज़रूरत है। जितना भी मेहनत कर रहा है युवा वहाँ सब ना मोटिवेट करने की ज़रूरत है। AI रो जमानो आयो है वहाँ तमाम चीज़ा माथे फोकस हुए काम करने की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और हुई बात बेहतर एजुकेशन रही है ना। ये अलावा आपने बिठाया मैं वापस ये मैंने रिलेट करते हुए मामलों का इसकी इतनी सारी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट को नहीं कर सका ना अपनो देश कर सके। तो अपन सबा ना मजबूती रे भेड़ो यहाँ तमाम चीज़ा में ना स्किल रे अकॉर्डिंग अपन खुद रा नया स्टार्टअप और नए चीज़ा डेवलप करनी पड़े। साथ ही साथ कई सारे अड़े चीज़ा जिक्र माथा आज भी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ तमाम लोगों ना मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है जो को आज तक वहाँ तमाम चीज़ा वंचित रहे वो वास्ते भी प्रयास अपन सबा सामूहिक रूप में करना चाहिए। AI की आपने बीच में बात की, आप देख रहे हैं कि AI पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। चाहे कोई बड़ा स्टार्टअप हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर हर तरह के लोग कहीं ना कहीं उसका सहारा ले रहे हैं और भविष्य में आने वाले भविष्य में वो हमारे बीच का हिस्सा हो जाने वाला है। अमूमन आज भी लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। AI के कुछ गुड पार्ट्स और कुछ नेगेटिव भी हैं। आपको AI के आने से कितना लगता है कि देश में विकास सार्थक होगा? देखो विकास तो होगा ही, साथ ही साथ आलस भी बढ़ेगा। मैं अगर बात करूँ पॉलिटिकल आदमी रही मारे बेड़ा एक साथी बैठा उन्होंने कोई स्पीच देना तो मैं देर आर बैठ्यो वहाँ हाथों तो अक्सर लगाया भाषण पूरा आयो निकाल दी और जार बोलर आ गया चैट GPT से। ठीक है मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया सही चीज़ आ गई है। नहीं तो पहले पूरे दिन पढ़ता लिखता 100 पॉइंट निकालता 100 महीना 40 पॉइंट और साइड में करता वहाँ 40 महीना भी देखता कि वहाँ लोगों के बीच में ना 20 पॉइंट कया फिट हुआ को। तो मतलब आदमी कितनी मेहनत करतो अब मेहनत क्यों नहीं करने लग गया बन बनाई आवे आर जिम लो जाओ। तो आप कितना इस्तेमाल करते हो चैट GPT? मैं पर्सनली बहुत कम। मैं सब यहाँ है महारे तो जो पेट है जो मांड माता आवे रीर में कहदा कोई घनी लाग लपेट रखा को नहीं है ना। और चैट GPT रो वैसे यूज अगर पॉजिटिवली आप करना चाहो तो बहुत बढ़िया है पर मानना इतनी ज़रूरत ये चीज़ रही को नहीं। माना तो था अड़गड़े गोडे बैठा हार बोलना पड़े जिद बोलना जिद हाकल करनी हो तो हाकल कर ला कि लाड करना हो तो लाड कर ला। सोशल मीडिया ने आपके जीवन में आपके चुनाव में आपको कितना मदद किया और आपको कितना लगता है कि ये मेरे लिए सबसे मजबूत एक हिस्सा था कि जहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारा फंड नहीं था वहाँ पे इसने मेरा हेल्प किया? देखो ये सारे चीज़ें टेक्नोलॉजी में जुड़ी है। टेक्नोलॉजी रो आप कितो यूज करो तो कम है सब। आप एक और चीज़ आज अगर आप मेहनत नहीं करोला तो आप दिखाओला भी कहीं तो आपने दिखाने वास्ते मेहनत भी करनी पड़े। तो हाँ एक बढ़िया टूल है अगर ये पॉजिटिव यूज आप करो तो ये रिजल्ट भी आपने पॉजिटिव मिले। बीजेपी में अब दोबारा कभी बात नहीं हुई कि अब तो रख लो? मैं सोरा बैठा लोगों बीच में हाँ लोगों वास्ते काम कर रहे हाँ आगे देखा कहीं वे की करो। आपको इस बात का मतलब है कि मुझे जल्द से जल्द किसी पार्टी का बैनर थाम लेना है? बिल्कुल भी नहीं सोरा बैठा। और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम केत जहाँ की नहीं जहाँ है तो भोपे ना कोई पूछो तो वो बता सके। मैं तो भविष्यवाणी इतनी बेगी कर कौन सकूँ पर जो भी हो है बढ़िया उसे। अगर कांग्रेस ने मौका दिया तो? जो भी उसे बढ़िया उसे भविष्य गर्भ में है कुछ तो कह दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कैसा लगा आपको हमारी बातचीत इसके बारे में कह सकते हैं? जोरदार बहुत ही बढ़िया। और मैं शारदा जी को और पूरे जिस्ट परिवार को खूब खूब धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ राहुल जी भी मेरे उस पार्लियामेंट चुनाव के समय पधारे थे मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि चुनाव के चलते हुए मैं सही से धन्यवाद नहीं दे पाया। उन्होंने DNP क्षेत्र को बहुत बढ़िया तरीके से
विश्व पटल पे रखा था। मैं आज भी उनका आभारी हूँ और पूरे ज्येष्ठ परिवार का खूब खूब दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो उस रेगिस्तान वाले इलाके तक आए थे, उन्होंने उस क्षेत्र को देश की राजधानी के सामने रखा था। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।